सभी का हमारे आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स का जो पैटर्न है उस पर बेस करके 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लेकर आए हैं जो एमसीक्यू बेस्ड है। आगे आने वाला जो एग्जाम है हमारा 72वीं बीपीएससी का जो प्री है उसके लिए यह खास तौर पे डिजाइन करके बनाया जा रहा है और यह पार्ट 1 है। इसके अलावा भी पार्ट 2, 3, 4 ये सभी आते रहेंगे और बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वह बीपीएससी हो, बिहार ट्री हो, एडीईओ हो, बिहार दरोगा हो, सब में यह जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बिहार स्टेट करंट अफेयर्स के भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो भी पार्ट आएगा सब में 5 क्वेश्चन जो है बिहार के करंट अफेयर से रहेंगे। तो ये टॉपिक है, कवर होगा। जो हमारे आगे भी जो वीडियो रिलीज होंगे उसमें नेशनल करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन, बिहार स्टेट करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी जो करंट बेस्ड होगा उसके भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 2 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन और रिपोर्ट एंड इंडेक्स से 2 क्वेश्चन। यानी प्योर जो है यह कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड करके इसको बनाया गया है। तो एक बार इसको पूरा देखिए और तब जज कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला एपिसोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, पूरा देखिएगा। देखिए, प्रश्न 1 से लेकर 8 तक नेशनल करंट अफेयर्स पर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। बीपीएससी में कुछ प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसमें जो है कुछ प्रश्न आपको पीछे के साल से भी मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुविधा, ऑप्शन बी है साइबर अपराधों को वैध बनाना, ऑप्शन सी है सोशल मीडिया को नियंत्रित करना और ऑप्शन डी है इंटरनेट सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना। नागरिकों का जो डिजिटल डेटा है उसकी सुरक्षा करना। डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भारत का पहला व्यापक डेटा कानून। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता की रक्षा करना है, साथ ही वैध उद्देश्यों के लिए डेटा प्रसंस्करण को संतुलित रूप से नियंत्रित करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 2024 में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है राजीव कुमार, बी है ज्ञानेश कुमार, सी है सुशील चंद्रा और डी है टीएन शेषन। तो बड़ा यह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो रहा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार को 15 मई 2022 को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया और वे 2024 में भी इस पद पर बने रहे। 2024 में कोई भी नया मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति नहीं किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर राजीव कुमार ही होगा। कितने लोग सोच रहे होंगे ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार जो हैं ये मार्च 2024 में केवल चुनाव आयुक्त बने थे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये 2025 में बने। तो प्रश्न के अनुसार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। अगला प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है। ऑप्शन ए है पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, ऑप्शन बी है स्टार्टअप उद्यमी, ऑप्शन सी है सरकारी कर्मचारी और सी है आईटी पेशेवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों जैसे बुनकर, सुनारों, लोहारों, कुम्हारों, दर्जी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह जो योजना है 18 पारंपरिक व्यवसायों को कवर करती है। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार 2024। याद रखिए, भारत रत्न पुरस्कार 2024 में निम्न में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया। ऑप्शन ए है लाल कृष्ण आडवाणी, बी है पीवी नरसिम्हा राव, सी है कर्पूरी ठाकुर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये बी और सी होगा। यानी एक ऑप्शन आता है एक से अधिक, उसमें इसका ये जो है कि बी और सी होगा। पीवी नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया, लेकिन उनको ये सम्मान जीवित रहते हुए मिला, न कि मरणोपरांत। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं यह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनको आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, ओबीसी आरक्षण के प्रणेता भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित
महिला आरक्षण अधिनियम। हाल ही में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। ऑप्शन बी है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सी है पंचायत चुनाव में आरक्षण समाप्त करना और डी है निजी क्षेत्र में आरक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण अधिनियम 2023। इसका मुख्य उद्देश्य है लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं में कुल सीट का 1/3 यानी 33% महिलाओं को आरक्षित करना है। यह जो है संविधान का 106वां संशोधन है। ये भी प्रश्न है, पूछ सकता है। यह संविधान का 106वां संशोधन है जिसे 2023 में संसद के विशेष सत्र में पारित किया गया। अगला प्रश्न है वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा किससे संबंधित? ऑप्शन ए है एक साथ चुनाव कराना, बी है एक कर प्रणाली, सी है एक शिक्षा नीति और डी है एक कृषि बाजार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक साथ चुनाव कराना। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा लोकसभा, राज्य की विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव को एक साथ आयोजित करने से संबंधित। इसका उद्देश्य है कि जिससे चुनावी खर्च कम होगा और प्रशासनिक बोझ घटेगा। यह विचार 1951 से 1951-52 में जो चुनाव हुआ से लेकर 1967 तक प्रचलित था, जब भारत के कुछ शुरुआती चुनाव हुए थे। वे फिलहाल में रामनाथ कोविंद समिति ने 2024 में इसकी सिफारिश की। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गगनयान मानव मिशन किस संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है इसरो, बी है DRDO, सी है BARC और डी है NSA। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो। इसरो द्वारा भारत का पहला गगनयान मानव मिशन संचालित किया जा रहा है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन है। DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है सशस्त्र बलों के लिए मिसाइल, रडार, हथियार प्रणालियां और इलेक्ट्रिक उपकरण को विकसित करना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं V कामत, याद रखिए V कामत। और BARC जो है इसका पूरा नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। यह भारत का प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसका स्थापना हुआ था, जिनको भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित? ऑप्शन ए है रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, बी है हवाई अड्डों का निजीकरण, सी है बंदरगाह विकास और डी है स्मार्ट सिटी योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास से संबंधित है अमृत भारत स्टेशन योजना। यह योजना भारतीय रेल द्वारा 2022 में शुरू की गई। हवाई अड्डों के निजीकरण से संबंधित जो योजना है उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक। अब देखिए 8 प्रश्न जो था वह नेशनल करंट अफेयर से था। अभी जो 9 से 12 तक 4 प्रश्न जो मिलेगा वह इंटरनेशनल करंट अफेयर से मिलेगा। अगला प्रश्न है 9वां कि COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए है दुबई, बी है पेरिस, सी है ग्लासगो और डी है न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 में दुबई में हुआ। COP29 2024 में बाकू अजरबैजान में संपन्न। अगर इससे मिलता जुलता अगर प्रश्न आगे पूछे कि 2024 का COP29 कहाँ हुआ तो बाकू अजरबैजान में हुआ। और COP30 2025 में बेलेम ब्राजील में हुआ, याद रखिए। और COP31 2026 में अंटाल्या तुर्की में प्रस्तावित है। 9 से लेकर 12 नवंबर 2026 को ये संपन्न होगा। अंटाल्या तुर्की 2026 में COP30 बेलेम ब्राजील, COP29 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ। और प्रश्न में जो COP28 के बारे में पूछा गया है यह दुबई में हुआ था 2023 में। COP यानी COP का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता ग्रहण की? ऑप्शन ए है ईरान, बी है जापान, सी है जर्मनी और डी है कनाडा। तो सबसे लेटेस्ट जो ब्रिक्स में शामिल हुआ था वह
2025 में इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया, याद रखिए। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब जो है शामिल हुए थे। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। अगर सबसे लेटेस्ट ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ईरान होगा, और अभी सबसे अगर लेटेस्ट आगे की परीक्षा में पूछता है तो 2025 में वह इंडोनेशिया जो है लेटेस्ट शामिल हुआ है। ब्रिक्स में 2026 में टोटल 11 जो है कि सदस्य हो गए हैं। मूल रूप से इसके 5 सदस्य हैं जो ब्रिक्स को बनाए थे, BRICS। इसी नाम में पांचों का नाम जो है कि छुपा हुआ है। B फॉर ब्राजील, याद रखिए, B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया यानी भारत, और C फॉर चाइना, और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 इसके मूल सदस्य हैं। 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी भारत करेगा, ये भी याद रखिए। 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित? ऑप्शन ए है जिनेवा, बी है न्यूयॉर्क, सी है पेरिस, और डी है वियना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1948 में WHO का स्थापना हुआ। जिनेवा को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र माना जाता है, जहां WHO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं भी स्थित है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है, और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, और वियना में IAEA और UNODC का मुख्यालय। अगला प्रश्न है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने? ऑप्शन ए है ब्राजील, बी है भारत, सी है इटली, और डी है इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राजील ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2024 में। भारत ने 2023 में इसकी अध्यक्षता किया था। इटली में 2021 में हुआ था, और इंडोनेशिया में 2022 में हुआ। याद रखने योग्य है, ब्राजील में हुआ 2024 में। अभी जो 2025 में G20 का अध्यक्षता जो देश किया वह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में 2025 में हुआ, और 2026 में USA में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब आगे के जो प्रश्न है बिहार स्टेट करंट अफेयर से है, 13 से लेकर 17 तक, यानी 5 प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है कि बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना किससे संबंधित? ऑप्शन ए है पेयजल आपूर्ति, बी है सिंचाई, सी है बिजली आपूर्ति, डी है स्वच्छता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेयजल आपूर्ति। हर घर नल का जल जो है योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के हर ग्रामीण और शहरी घर को स्वच्छ पेय नल की सुविधा उपलब्ध कराना। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला हाल ही में पर्यटन विकास के लिए चर्चा में रहा? ऑप्शन ए है गया, बी है मधुबनी, सी है नालंदा, और डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। नालंदा जो है हाल ही में पर्यटन विकास के लिए चर्चा में रहा, क्योंकि बिहार सरकार जो है नालंदा राजगीर को ट्विन सिटी मॉडल के तहत विकसित करने की योजना शुरू की है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार, राजगीर के हॉट स्प्रिंग और गिरडेस में कंदराओं में एकीकृत पर्यटन कॉरिडोर पर इसे काम तेज करना उद्देश्य है। नालंदा राजगीर जो ट्विन सिटी मॉडल है, यह उड़ीसा के कटक भुवनेश्वर मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा, और डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। जल जीवन हरियाली अभियान जो है यह बिहार की पहल है। यह बिहार के पर्यावरणीय पहल है। इसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर की थी। इसका जो उद्देश्य है वह है जल संरक्षण, वृक्षारोपण, भूजल स्तर सुधार, सौर ऊर्जा प्रोत्साहन और जलवायु परिवर्तन से निपटना। अगला प्रश्न है कि बिहार में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य बीमा, और ऑप्शन डी है रोजगार सृजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालिकाओं की
शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। भारत के सभी राज्य विधानसभाओं बिहार सहित का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में इसका वर्णन किया गया है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है और अभी अभी हाल ही में 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 22 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ और 18वीं विधानसभा का कार्यकाल शुरू हुआ। अगला प्रश्न जो है इकोनॉमी से संबंधित है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे पहले प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए है केंद्रीय बजट, बी है मौद्रिक नीति, सी है आम चुनाव और डी है नीति आयोग बैठक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट जो है आर्थिक सर्वेक्षण के बाद पेश होता है और आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है 4%, इसमें टॉलरेंस बैंड है ±2% का। बी ऑप्शन है 6%, टॉलरेंस बैंड ±1%। सी है 5%, टॉलरेंस बैंड 2% और डी है 3%, टॉलरेंस बैंड 1%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4%, टॉलरेंस बैंड ±2%। यानी आरबीआई द्वारा निर्धारित जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य है वह 4% है। यह जो ढांचा है 2016 से लेकर 2026 तक प्रभावी है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उस पर आधारित यानी सीपीआई पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जो है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर निर्धारित है। इस पर आधारित मुद्रास्फीति को 2 से लेकर 6% के बीच में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की जीडीपी गणना में किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? ऑप्शन ए है 2011-12, बी है 2004-5, सी है 2020-21 और डी है 1991-92। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011-12 को जीडीपी गणना में आधार वर्ष माना जाता है। यह केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI द्वारा 2015 में इसे बदला गया। इससे पहले यह 2011-12 अभी वर्तमान में है, इससे पहले 2004-5 था। तो इसको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI ने बदलकर 2011-12 कर दिया है जो वर्तमान में प्रभावी है। आधार वर्ष हर 10 वर्षों पर संशोधित होता है, ये भी याद रखिए। आधार वर्ष हर 10 वर्षों पर संशोधित होता है ताकि अर्थव्यवस्था में नई वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जा सके। 2020-21 जो है यह महामारी वर्ष 2020-21 को माना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही है 21 नंबर, इसमें है कि हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है ए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, बी है नीति आयोग, सी है विश्व बैंक और डी है IMF। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यह सूचकांक 111 शहरों के रहने लायक स्थिति का मूल्यांकन करता है। नीति आयोग जो है यह SDG इंडेक्स जारी करता है। पूछा जाए कि SDG इंडेक्स कौन जारी करता है तो नीति आयोग। विश्व बैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है और IMF जो है विश्व आर्थिक रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली का व्यापक उपयोग हो रहा है? ऑप्शन ए है UPI, बी है स्विफ्ट, सी है RTGS और डी है निफ्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए UPI। UPI का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब माध्यम से UPI ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। स्विफ्ट जो है यह अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के लिए, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के लिए स्विफ्ट है और RTGS और निफ्ट जो है यह बड़े लेन देन के लिए है और UPI जो है यह छोटे लेन देन के लिए है। लेकिन UPI जो है बहुत लोकप्रिय है और RTGS और निफ्ट जो है उतना लोकप्रिय नहीं है, इससे बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है 2 प्रश्न कि चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, बी है मंगल ग्रह अध्ययन, सी है सौर अध्ययन और डी अंतरिक्ष
स्टेशन निर्माण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग इसका उद्देश्य था। सॉफ्ट लैंडिंग जो हुआ वह विक्रम लैंडर द्वारा चंद्र सतह पर सुरक्षित उतरना। चंद्रयान 3 जो मिशन हुआ था वह 2023 में हुआ था। चंद्रयान 3 का जो मिशन था इसका 3 मुख्य उद्देश्य था। पहला यही था सॉफ्ट लैंडिंग कराना, यानी विक्रम लैंडर द्वारा चंद्र सतह पर सुरक्षित उतरना। दूसरा था प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर घुमाना, याद रखिए, प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर घुमाना। और तीसरा था चंद्र सतह के तत्वों जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फेरस आदि का विश्लेषण करना। तो जो चंद्रयान 3 मिशन जो हुआ था वह 2023 में हुआ। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन हुआ था और 2008 में चंद्रयान 1 मिशन। और चंद्रयान 4 का जो लक्ष्य है चंद्रमा से जो सैंपल है उसको पृथ्वी पर वापस लाने का है और यह 2028 में लक्षित है। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और रक्षा, बी है केवल शिक्षा, सी है केवल कृषि और डी है केवल मनोरंजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख उपयोग हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोग निदान, दवा विकास, रोगी निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, जबकि रक्षा में यह जो है निगरानी, साइबर सुरक्षा, स्वायत्त हथियार प्रणाली में जो है कि यह क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। अगला प्रश्न है 25 और 26 ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। पहला प्रश्न है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा की? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। ऑप्शन ए 2070, बी है 2050, सी है 2040 और डी है 2060। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2070। भारत ने COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ था, COP26 2021 में हुआ था, उसमें भारत ने पंचामृत घोषणा किया, पंचामृत कार्यक्रम घोषणा किया। तो पंचामृत की घोषणा के तहत, किस घोषणा के तहत? तो पंचामृत की घोषणा के तहत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। यह जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म रक्षा ऊर्जा क्षमता और अन्य मध्यवर्ती लक्ष्यों पर आधारित है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 100 से अधिक, बी है 50, सी है 75 और डी है 25। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 से अधिक भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। लगभग 106 से 109 के बीच में राष्ट्रीय उद्यान अभी है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.55% हिस्सा कवर करते हैं। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स एंड कल्चर से। तो पहला प्रश्न है कि 2023 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2023 का जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ वह पूर्ण रूप से भारत में हुआ। यह 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य हुआ था। 10 अलग अलग स्थानों पर यह मैच हुआ था। फाइनल जो हुआ था वह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। यह पहला अवसर था जब विश्व कप पूरा तरह से भारत में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित? ऑप्शन ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा और डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार से मधुबनी चित्रकला। 2023 का जो विश्व कप था वह ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फाइनल मैच में वह भारत को हराया और यह ऑस्ट्रेलिया का 6ठा विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया ने ये 6वां विश्व कप जीता। इसमें ट्रेविस हेड ने 137 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी। अगला प्रश्न है रिपोर्ट और इंडेक्स से। 2 प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है UNDP, बी है विश्व बैंक, सी है IMF और डी है WHO। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI जारी किया जाता है। यह जो सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के प्रति व्यक्ति आय जैसे मानव के प्रमुख आयामों को नापता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये SDG इंडेक्स के बारे में चर्चा हम पहले भी किए थे। ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। ये अंतिम प्रश्न है, इसको आप आंसर भी आप बता सकते हैं कमेंट में कि SDG इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, कौन जारी करता है। हमने बताया है कि SDG इंडेक्स जो है वह नीति आयोग जारी करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है आप इसको कमेंट में बताइए। सतत विकास लक्ष्यों को प्रगति मापना, गरीबी रेखा को तय करना,
जनसंख्या गणना करना, कर संग्रह करना, इसमें से इसका जो है कि क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, आप बताइए। और ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।